ठीक है, मैंने सारे को उसको बाद से अपना ओ लेवल्स किया। ठीक है, फिर NET 1 दिया, NET 3 दिया, फिर मतलब नस्ट पे सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सब। ओके। तो हसान, हम आपको पता है कि हम VES जो है एक स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा काम है स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना। हमारे 2 से 3 प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें हम FSC स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हैं। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पेज पर ग्रुप में स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं, ECAT, ईटा और जो NET है इसके लिए, और दूसरी तरफ जो MD-CAT की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए भी। तो अच्छा, ये दोनों स्टडी के लिए? मटेरियल, हाँ, स्टडी अच्छा। मटेरियल हम शेयर करते हैं। और साथ में इसी तरह से लाइव सेशंस करते हैं, जैसे अभी हम आपके साथ कर रहे हैं, आगे इसी तरह बोर्ड टॉपर के साथ करेंगे, और दूसरे लोगों के साथ फिर NMD-CAT टॉपर के साथ करेंगे हम सेशंस, जिनसे हमारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिलेगी। दूसरा हमारा प्रोग्राम फाइनेंशियल प्रोग्राम, उसमें हम फंड इकट्ठे करके अपने स्टूडेंट्स के लिए जो डिजर्विंग होंगे और फीस पे नहीं कर सकते होंगे, उन्हें हम हेल्प करेंगे फ़ीस पे करने में। और थर्ड है हमारा ग्रूमिंग प्रोग्राम, तो उसके लिए भी हम बहुत सारी इवेंट्स इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और काफ़ी कुछ होगा। आपको मैंने बताए हुए और अपने मेंबर्स को भी अब मैंने बता दिया है। हम्म। तो हम स्टार्ट करते हैं। हसान अहमद सबसे पहले, और फर्स्ट क्वेश्चन इज़, यस, योर ब्रीफ जर्नी टू नस्ट, यानी जब आपने एंट्री टेस्ट दिया तो उस वक्त क्या हालात थे, आपने किस तरह से कैरी की, और नस्ट आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ जाके फिर आपको कैसा फील हुआ, इसके बारे में तो सिर्फ आप बता दें। यार, नस्ट में मेरे जाने का प्रोग्राम ना 8वीं से था। मतलब अगर पाकिस्तान में रहना था तो मैंने नस्ट ही जाना था। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ही यूनिवर्सिटी है जो कि मतलब टॉप में है, वो नस्ट ही है। बाहर अगर आपने जाना है तो आपको नस्ट ही मतलब ऑप्ट करनी चाहिए। ये मैं उनकी प्रमोशन इसलिए नहीं कर रहा, लेकिन मतलब ये रियलिटी है। ठीक है। और ना तो मतलब शुरू से ही था कि नस नस जाना है। तो ना जब NET का ना किस भाई ने बताया कि ना NET देना होता है, भाई के दोस्तों ने दिया था। तो ना कहते हैं, मैंने कहा ठीक है तैयारी शुरू करते हैं। मैंने पहले ज्वाइन किया किप्स। ठीक है, किप्स में वहाँ ना 2 हफ्ते गया था। उनने इतना जलील किया था। उनने मतलब बहुत पढ़ाया था, और कभी नहीं पढ़ाते थे, मतलब अजीब अजीब उन्होंने चीजें कराई थी। तो 2 हफ्ते बाद छोड़ के भाग आया था। मैंने कहा था तैयारी मैं खुद करूंगा। ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, आप सबको मोस्टली पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, और IQ भी है 5, आप कह सकते हैं। ठीक है, टोटल 200 MCQs होते हैं, 3 घंटे होते हैं। और ना डिवीजन डिपेंड करती है कि अगर आपने कहते हैं कंप्यूटर ली हुई है तो 30 मार्क्स होते हैं कंप्यूटर के, और बाकी 60 होता है फिजिक्स, 80 होता है मैथ्स, और 20 होता है इंग्लिश, और 10 होता है IQ, वो जनरल नॉलेज होता है। ठीक है। अच्छा, तो ना मेरा था ओ लेवल, ए लेवल बैकग्राउंड से, तो मुझे FSC का बिल्कुल नहीं पता था। तो मतलब मैंने तो शुरू किया था FSC की बुक से। ठीक है, तो मतलब मैंने पंजाब बोर्ड की मैंने बुक्स पकड़ी सारी। मैंने कहा शुरू करते हैं। 5वें चैप्टर पे मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही बड़ा है। ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया। मैंने कहा था यार ये तो नहीं होगा, मतलब मेरे पास कोई 1.5 महीना था। मैंने कहा 1.5 महीने में यार मुझसे एक सबक हो जाए वही बहुत है। बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने कहते हैं ना किप्स की, मुझे पता नहीं किसने कहा था कि किप्स की बुक्स ट्राई करो। ठीक है। तो ना बुक्स वैसे मोस्टली सेम ही होती हैं, किप्स की हो या और भी जैसे स्टेप्स है, और मतलब बहुत सारी बुक्स है, डोको सीरीज है, जो आपको मिल जाए। तो ना मैंने वो उठाई। उनमें ना थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट था, तो मैं कोशिश करता था कि ना एक दिन में एक चैप्टर या 2 चैप्टर कंप्लीट कर सकूँ, उनकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करूँ। तो फिजिक्स के कहते हैं कि 21 चैप्टर थे, 21 22 चैप्टर इतने हैं, हाँ। तो ना कहते हैं मैंने कुछ 4 5 चैप्टर ना बीच में से स्किप किए थे, जैसे 18 हो गया, 10 हो गया। ये मतलब कि ना मुझे पता नहीं किसने कहा था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बाकी छोड़ दिए। और बाकी मेरा एम ये था कि ना किप्स की, मैं आपको किप्स की बुक का बताऊं, तो उसके अंदर ना हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन एट द एंड। तो पहले आपको चैप्टर करो, वो एक 10 पेजेस का चैप्टर होता है, वो एक तरह से ना नोट्स टाइप होता है। सारा का सारा मतलब जो अगर चैप्टर है कोई, वो 30 पेजेस का, 50 पेजेस का FSC की बुक में, तो उसको 10 पेजेस में, 5 पेजेस में वो कंपाइल करके नोट्स के फॉर्म में देते हैं। उसको आप याद कर लो ना, तो ना आपके ना जो किप्स के जो एंटी की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं वो करता था। और ना दिन में ना कहते हैं 200 MCQs मैंने एम बनाया था कि मतलब दिन में 2 चैप्टर करने हैं। ठीक है, तो ऐसे जब करने लगा तो मतलब जल्दी जल्दी काम होना शुरू हो गया 10 दिन में। मतलब मेरे सारे चैप्टर थियोरेटिकली खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन मैंने 15 दिन लगाए। मैंने बीच में एक दिन छुट्टी भी की। ठीक है, 15 दिन में मेरी सारी की सारी फिजिक्स हो गई, सारी कंप्लीट हो गई। ठीक है। अच्छा, बाकी फिर आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स के भी सेम,
एग्जैक्टली कहते हैं ना 20 ही चैप्टर्स हैं, 21 चैप्टर्स है, 6 आई गेस कहते हैं सेकंड ईयर में, और 14 है उसके अंदर। 14 में भी सी ना 4 चैप्टर तो इस तरह के हैं कि मतलब वो एक दूसरे का ही पार्ट है, मेरे ख्याल में ट्रिगोमेट्री वाले है ना। हाँ ऐसे ही है। हाँ, वो इस तरह के ही है। ठीक है, तो मतलब वही मैंने इस तरह किया था कि एक दिन में 2 चैप्टर मैंने कर लें। ठीक है, किप्स की बुक्स के वही मैंने उठाई, लेकिन किप्स की बुक्स का मसला ये आ रहा था कि ना कहते हैं उधर ना क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आना शुरू हो गए थे। मतलब हर एक क्वेश्चन पे मुझे कम से कम 5 मिनट लगते थे और फिर मुझसे सॉल्व नहीं होता था, मेरा आंसर वो आता था जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। तो फिर मैंने गाइडेंस लेना की शुरू की टीचर्स की, तो मैं मतलब रोज ना, मुझे याद है कि ना सर के पास जाता था, हमारे ना साथ है ट्यूशन पढ़ाते हैं सर, उनके पास जाता था रोज, उनके पास 3 3 घंटे उनका मैं सर का आता था कि सर ये कराएं, क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चन कराएं। वो मुझे ना उनने मुझे बहुत अच्छा टाइम दिया, फर्स्ट उन्होंने गाइडेंस दिया मुझे। ठीक है, फिर ना कहते हैं रोज ना, अरे माइक अपने आप ना बंद करना यार। अच्छा, तो ना कहते हैं इस तरह से क्वेश्चन शुरू हो गए। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहे थे क्वेश्चन मैथ्स के, कि वो जिस बुक में काफी मुश्किल है, काफी मुश्किल है। ठीक है, इतने हम्म, मुश्किल ना बहुत कम, मतलब परसेंटेज वो वाले इस क्वेश्चन की है कि ना अगर ना कोई 5 6 सवाल आएंगे आउट ऑफ 80, तो वो क्वेश्चन थे मोस्टली जो कहते हैं उसके अंदर है, किसकी बुक्स के अंदर है। हम्म, लेकिन वो मैं करता था, बेशक मुझसे होता नहीं था, लेकिन उसको एक बार ट्राई करता था और समझ लेता था, ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो यार, जब एक एक चैप्टर से अभी इतना चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने 100 क्वेश्चन निकाले हुए हैं, तो उन्होंने मोस्टली हर एंगल कवर किया हुआ होता है। तो वो करने के बाद ना कोई भी एंगल मेरा अनप्रिपेयर्ड था नहीं। तो मैंने जब भी जाके मतलब एमसीक्यू से मैंने फाइनल में जब किए थे ना, तो मुझे उसका बहुत फायदा हुआ था। सही। अच्छा, तो ना बाकी रह गई केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हाँ, जो मैं किप्स छोड़ के भागा था ना, वो केमिस्ट्री की वजह से भागा था। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा था, इतने एमसीक्यूज थे, इतनी क्वेश्चन थी, मैं तो पहले हुआ कर रहा था, मैं 10वीं से की थी, तो मेरे लिए बहुत मसला हो रहा था। मैंने कहा ये तो नहीं होगा मुझसे, तो मैंने केमिस्ट्री छोड़ दी, मतलब बिल्कुल बेसिक्स मैंने की थी। मुझे याद है मैंने फर्स्ट ईयर की सारी बेसिक्स बैठ के ना वही किप्स की बुक उठाई थी, तो बैठ के एक बार ना गो थ्रू की थी उनको, मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया था। लेकिन ना इसलिए मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। मेरा मेन फोकस था फिजिक्स और मैथ्स के ऊपर, क्योंकि ना सही। 140 आउट ऑफ 200 तो मतलब फिजिक्स और मैथ्स ही कंप्लीट करते हैं आपके। ठीक है, तो ये कुछ 70% बनता है। अगर आप इनमें से भी अगर आप अच्छे खासे 120 या 115 स्कोर कर लो, तो बाकी भी आपका काफी वो रह जाता है। बाकी सही इंग्लिश हो में गया। आपके आ जाते हैं। केमिस्ट्री आपकी इतनी बुरी नहीं होती यार, हर कोई मतलब तुक्के लगाता है बंदा, या मतलब तुक्के नहीं तो बंदा मतलब कुछ ना कुछ बेसिक्स तो होते हैं हर किसी के, तो बंदा उन पे ड्राइव करके कुछ ना कुछ कर लेता है। वरना ना फिजिक्स और मैथ्स के टोटल मिला के चैप्टर्स हैं 42, हम्म, और केमिस्ट्री अकेले के हैं 42। ऐसे ही है। तो जब आप वेन करते हो ना, हाँ सही। तो मतलब या तो आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करो, ओ फिजिक्स एंड मैथ्स करो, या तो आप केमिस्ट्री करो, और वेटेज उसकी सिर्फ 15% है, उसकी 70% है। तो बहुत इस तरह का फर्क पड़ता है कि मतलब आपको ना अपना टाइम डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तो हसान ये आपने सबसे पहले ये कहा कि भाई एकेडमी आप गए, लेकिन एकेडमी आपने छोड़ दी, तो बाद में आप खुद तैयारी करते थे। तो इसका मतलब है कि जो लोग अगर एकेडमी नहीं जा रहे तो वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं इजीली। हाँ कर सकते हैं, नोट्स, इजीली कर हाँ सकते हैं। नोट्स के ज़रिए और बुक्स के ज़रिए पीडीएफ फॉर्म में बुक्स पड़ी होती हैं, और हम लोग भी हम्म। शेयर करते रहते हैं। और दूसरी बात आपने ये कही कि जो ओ ए लेवल्स है, ओ ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज वहाँ पे एफ एस सी से भी काफ़ी सामान आया हुआ होता है एन ई टी में। तो जो ओ ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें चाहिए कि वो पहले से ही इस चीज़ को देख लें कि जो टॉपिक्स उनके ओ ए लेवल्स में इंक्लूडेड नहीं है उन्हें गो थ्रू कर लें किसी तरीके से, डिफरेंट बुक्स से या नोट्स से, पीडीएफ से। वो पहले से देख लेंगे तो उन्हें आसानी रहेगी एन ई टी देने में। यार दोस्त, ये बात ये है कि ना हम्म, जो ओ लेवल्स है ना, ए लेवल्स है, टॉपिक सेम है, ऑलमोस्ट टॉपिक सेम है, हम्म, लेकिन ना आप लोगों के पास ना डिटेल्स बहुत ज्यादा है। सही। मतलब डिटेल एज इन के ना टॉपिक्स बहुत ज्यादा आप लोगों के पास। हम्म, हम जो एक चीज पढ़ते हैं ना, आप लोग कोई कहते हैं उसकी 20 चीजें पढ़ते हो। तो वो अच्छा ना सही। हमारे लिए मतलब टॉपिक हमें पता होता है, अंदाजा होता है क्या होता है, लेकिन उसकी जो माइन्यूट चीजें होती है ना, वो समझ नहीं आती। सही हो गया। तो ना उसके लिए अच्छा, और ना एनईटी में सिर्फ कहते हैं एफएससी का नहीं आता, एफएससी, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, और कहते हैं ना सिंध बोर्ड और पिशावर बोर्ड, सब केपीके बोर्ड, मतलब सबका मिला के आता है। मिक्स आता है। तो जो नोट्स है ना, वो मतलब एक तरह से ना सबको कवर कर लेते हैं। सही तो हो ना गया। अगर सिर्फ बंदा अगर कहते हैं वो करता है, सिर्फ बंदा एफएससी की बुक्स करता है, तो ना उसके लिए तो वो एट अ डिसएडवांटेज होता है। अगर नोट्स कर ले तो उसके लिए फायदा है। और नोट्स जैसे आपने कहा, हाँ मुझे भी ना कहते हैं पीडीएफ फॉर्म में भी मिल गए थे नोट्स, मैंने बाद में दोस्तों को भी शेयर किए थे। तो उन्हें कहते हैं फेसबुक के ग्रुप्स पे मिल जाते हैं आपको ना, नोट्स आसानी से मिल जाते हैं। हम्म, हम्म,
अच्छा मुझे ये बताओ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि तीनों एनिटीज़ देते हैं, एनिटी 1, 2 और 3, और कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के जो सिर्फ एनिटी 3 देते हैं। तो इससे क्या लगता है आपको कि कुछ फ़ायदा होता है उन लोगों को जो तीनों एनिटीज़ देते हैं, और क्या जो सिर्फ एक एनिटी देते हैं उन्हें थोड़ा-सा डरने की ज़रूरत है कि हम नहीं पास कर सकेंगे या क्या? इस बारे में क्या यार कहते हैं? यार डर तो अंदर होता है कि ना, अच्छा, अगर ना हुआ तो फिर क्या होगा। वो तो अच्छा। मतलब इंस्टिंक्ट है इंसान के साथ, डर तो होना चाहिए इंसान के अंदर। अगर बंदा दे दे तो फायदा है इंसान का। तो मतलब एक हुँ, तरह से एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे जैसे कि ना, मैं मतलब मुझे ये था कि ना कंप्यूटर किस तरह यूज करना है मुझे आता था, लेकिन फिर भी एक वो ना एप्रीहेंशन थी कि यार मुश्किल होगा, कैसे हुँ, होगा। एक दफा हुँ, जब मैं जाके गो थ्रू हुआ है ना, अगली दफा जब मैं गया तो मैं हंसता खेलता दोस्तों के साथ गया कि यार शुगर करता गया था कि यार क्या कहते हैं, मुझे सब कुछ पता है, कैसे क्या करना है, कैसे लॉग इन करना है, कैसे क्या करना है। तो मतलब बस ये है मेरा कि एक दफ़ा फोकस। जब आप दे देते हो तो हाँ, आपको उधर के एनवायरनमेंट का पता एक्सपीरियंस चल जाता है कि एग्ज़ाम का एनवायरमेंट मिल एनवायरनमेंट जाता क्या होता है और किस तरह से पेपर देना होता है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आप सीख लेते हो है। अगर आप बार-बार देते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सिर्फ एक एनईटी दे रहे हो, एनईटी 3 दे रहे हो तो आपको कोई डिसएडवांटेज है, क्योंकि मैंने हाँ, खुद भी सिर्फ एनईटी 3 दिया था, उससे पहले कोई एनईटी नहीं दिया था और मैं फिर भी क्लियर कर गया। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ अगर आप पहले एनईटी 1 और 2 दे देते हो तो उससे अगले एनईटी में आपको ये फ़ायदा होगा कि आप बिल्कुल वहाँ जाके ईज़ी और रिलैक्स होंगे, आपको पता होगा कि हाँ। आप फ़ैमिलियर होंगे हर चीज़ अपने और एनवायरनमेंट से। और और ना एक और बात भी होती है कि ना, यार पेपर आते हैं एट रैंडम क्वेश्चन ना, क्वेश्चन वो जो क्वेश्चन जो कहते हैं बॉक्स है, उसमें से कंप्यूटर ने आपको रैंडम उठा के देने हैं। तो आपकी लक पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, किस चैप्टर से आ रहे हैं, किस डिफिकल्टी के आ रहे हैं। तो इंसान को अपनी लक ट्राई कर लेनी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। एनईटी 1 मैंने दिया था ना, तो मुझे बहुत मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। मतलब इंटीग्रेशन के डेरिवेशन के जो चीज़ें मैंने छोड़ के गया था मैं, उससे मतलब कि ना काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए आए हुए थे, जो कि मतलब जिसकी मैं बात करूँ, जो कि कहते हैं किप्स की बुक्स में होते हैं, वो मतलब कोई ना 10 से 10 एक आए हुए थे। तो मतलब वो मुझे वहाँ छोड़ने पड़ गए थे। उन पे मैं टाइम ज़ाया नहीं कर सकता था। मुझे मैंने कहा कि मेरा जो बाकी जो क्वेश्चन मुझे आते हैं, जो सेक्शन में आते हैं, मैं वो करूँगा, इनको मैं छोड़ दूँ। ठीक है। तो ना इस तरह की ना जो पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखता है कि ना, अगर मुझे क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, उसको मैं पहले से छोड़ता हूँ, उसको मैं ट्राई करता ही नहीं हूँ। वो उस एक मार्क्स के पीछे मैं अपने बाकी 5 मार्क्स सेव कर लेता हूँ। सही हो ये गया। चीज़ें मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही सीखता है। तो ना हुँ, एक एनईटी दे देना चाहिए। और हाँ, एनईटी 3 में मेरे बहुत मतलब इजी तो नहीं, लेकिन मतलब मीडियोकर क्वेश्चन आए थे। जैसे कि मतलब इंटीग्रेशन से ही आए थे, डेरिवेशन से ही आए थे, न्यूमेरिकल से ही आए थे, वही जो टॉपिक्स हैं जो मेन में, उनमें से ही आए थे। लेकिन क्या कहते हैं ना, उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इजी था। सही। तो ये मतलब फायदा होता है, इंसान को अपनी लक ट्राई कर लेनी चाहिए। अच्छा, सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि जिन दिनों में आप एनईटी प्रिपेयर करते थे, तो उन दिनों में क्या आपका स्केड्यूल होता था? मतलब बहुत हेक्टिक रूटीन होती थी, बहुत थोड़ा-सा है। टाइम एन्जॉय भी कर लेते थे या क्या स्टडी टाइम क्या होता था? किस तरह से करते थे आप? अच्छा, मैंने ना एनईटी 1 की तैयारी की थी प्रॉपर, लाइक मतलब बैठ के 1.5 महीना मैंने ना अपना स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल वालों ने मुझे, मैंने ना कहते हैं अपनी ना बात तो नहीं की थी, लेकिन मतलब बाद में मसला तो नहीं बना था मेरे लिए। स्कूल वालों को पता था कि एनईटी की ना तैयारी दे रहा है, तैयारी कर रहा है, तो ना उनने मुझे ना जाने दिया। लेकिन ना मैं स्कूल ज्वाइन नहीं किया था। मैं 1.5 महीना घर बैठ रहा। ठीक है, और मैंने घर बैठ के ना दिन में कोई ना 6 घंटे पढ़ाई करता था। 6 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सोना, 2 घंटे खाना पीना, बाकी जो टाइम बचा दो दोस्तों के साथ बाहर जाता था आराम से। मतलब ये भी नहीं कि 24 घंटे बैठ के पढ़ना है। अगर मैं स्कूल जाता तो फिर मेरे लिए अब बहुत हेक्टिक हो जाता, क्योंकि मुझे स्कूल भी साथ साथ चलाना पड़ता। स्कूल के टेस्ट हैं, स्कूल का अलग एक सिस्टम है, उसको हुँ, आप डिनाई नहीं कर सकते। आपको उधर टाइम देना पड़ता है, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, मेंटली प्रेजेंट होना पड़ता है। हुँ। तो उन चीज़ें फिर करना मुश्किल है। लेकिन ना अगर आप कर सकते हो तो बहुत वेल एंड गुड है, लेकिन आप नहीं अच्छा कर सकते तो आप स्कूल छोड़ भी सकते हो। अच्छा आपके एनईटी 1 में कितने स्कोर थे? 21 में 148 थे। अच्छा, तो 148 से 159 सही, हम्म। वेरी गुड है। Okay, so next thing we should ask about yes, pressure management during exam. एग्ज़ाम में जो हमें प्रेशर होता है कि मतलब एनवायरनमेंट, वो तो आप कह रहे हो कि फ़ैमिलियर हो जाता है बंदा अगर ये पहले एक दफ़ा दे दे। जी जी। तो अच्छा दूसरी बात ये होती है कि अक्सर हम बता रहे होते हैं कि दूसरों को और दूसरे तीसरों से पूछ रहे होते हैं कि पहले कौन-सा सब्जेक्ट करें। वो इसी टेंशन में होते हैं कि पहले मैथ करें, फिज़िक्स करें, फिर इंग्लिश करें। मतलब वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? अगर ये पहले करोगे तो फ़ायदा होगा, मैथ को एंड पे रखना चाहिए। तो ये आपका क्या ये था और आप स्टूडेंट्स ये को भी क्या मैं कहोगे? ये भी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। एनईटी 1 के अंदर ना, मैं सोच के, मुझे हर किसी ने यही कहा था कि ना, भाई के जो दोस्त थे ना, सीनियर्स जो थे मेरे, उनने कहा हुँ, कि पहले केमिस्ट्री करना, फिर इंग्लिश करना, फिर आईक्यू करना,
फिर क्या करना मैथ्स या फिजिक्स, वो तुम्हारी मर्जी है। जब मैं सामने पेपर आया ना, मैंने कहा यार मैथ्स करते हैं। मतलब मैंने उसी टाइम पे डिसीजन लिया कि मैं मैथ्स करूंगा। और मुझे इससे बहुत भारी पड़ा था कि मेरे 15 क्वेश्चन रिव्यू में रह गए थे जिनको मैं चेक नहीं कर पाया था। ठीक है, असल में ना ओके। फायदा ये होता है कि ना केमिस्ट्री है ना, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता। आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको मतलब कुछ ऐसा उसके अंदर काम नहीं करना। या अगर जो फॉर्मूला आपको आता है, इक्वेशन आपको आती है या नहीं आती, तो उसको आप ना बहुत जल्दी ना गो थ्रू कर सकते हो। गो थ्रू का मतलब कि ना आप जिसको ना टपा सकते हो कि ये निकल जाए। ठीक है, जो ही वो निकलता है तो ना आप इंग्लिश को भी इस तरह कर सकते हो, आईक्यू पे आपको थोड़ा टाइम लगता है। और केमिस्ट्री तो मतलब ये कोई बनते हैं 60 एमसीक्यूज, इनको आप विद इन 40 टू 45 मिनट्स कर लो। मैंने 83 में यही किया था। मेरा मेरा टाइम आखिर में 10 मिनट बच गए थे 83 में, जब मैंने ये कहते हैं ना प्रॉपर अपना टाइम मैनेजमेंट की थी ना, तो मैंने टाइम बच जाता है आपका। ठीक है, तो ठीक है। आपके जो क्वेश्चन रिव्यू में होते हैं आप वो देख लेते हो। पहले केमिस्ट्री करो, फिर इंग्लिश करो, फिर आईक्यू करो। और कोशिश करो कि आपके 40 45 मिनट्स में ये सारा हो जाए, कि इसके अंदर आपने कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी होती, आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, या तो आपने बस अपनी मेमोरी में देखना होता है आपको आता है या तो नहीं आता, या तो अगर आपने तुक्का लगाना है तो तुक्का लगाने पे आप टाइम अपना जाया ना करो। आपको वो टाइम आगे किसी और क्वेश्चन पे कहते हैं मिल जाएगा जिस पर आप लगा सकते हो। तो हमें पहले से टाइम मैनेजमेंट कर लेनी चाहिए कि कर लेना चाहिए। हमने इस मतलब एक एमसीक्यू को इतना टाइम देना है, और अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा हो एमसीक्यू पे तो हमें उसे स्किप करके अगले एमसीक्यू पे चला ये जाना चीज, चाहिए। अच्छा उधर और ना उनके सिस्टम की ना बहुत अच्छी बात है। आपको ना टिक की ना आवाज आती है, जो ही आपका 1 मिनट गुजरता है ना, आप एक एमसीक्यू पे ना 1 मिनट से ज्यादा स्टे करते हैं ना, टिक 2 मिनट लगता है, फिर टिक, फिर टिक टिक टिक। जब आपको एक टिक कहते हैं ना, तब आपको लगना चाहिए कि अगर आपको लगे कि क्वेश्चन किस जगह मुझे जा रहा है, मतलब मुझे समझ आ रही है, इस पे अगर मैं थोड़ा सा 5 10 सेकंड और लगाऊं, 15 20 सेकंड लगाऊं, मेरा हो जाएगा, तब तो आप कर लो। तो आपको लगे ना कि इसका मुझे कोई सर पाँव नजर नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दो आप, कि वो आपको बहुत टाइम ले लेगा, आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। और क्वेश्चन छोड़ना इज लाइक द वर्स्ट मिस्टेक, क्योंकि कोई पेनल्टी तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, क्वेश्चन छोड़ने नहीं है आपने। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि पेपर के दौरान जो इन्वायरमेंट था वो आपको कैसा लगा, कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, या मतलब एक ही हॉल में इतने सारे, वैसे पिछली बार हमारी बार तो ये हुआ था कि डिफरेंट जो रूम्स जो लैब्स थी उनमें हुआ था, वरना आमतौर पे हॉल में होता है जो एनईटी हॉल उसमें होते हैं एग्जाम। तो वो इन्वायरमेंट किस तरह होता है एग्जाम इन्वायरमेंट? यार इन्वायरमेंट ना बहुत ही मतलब एक ना स्टैंडर्ड बनाया अपना सॉल ने। मतलब हम्म। बंदा जब जाता है ना, तो आपको ना सेंट्रली एयर कंडीशन है सारा जो हॉल है। ठीक है, हम्म। सेंट्रल एयर कंडीशन है नहीं है, लेकिन मतलब आपको ना गर्मी वहाँ पे बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल आपको ना कूल टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, हम्म। आपको पानी मिलता है, ठंडा पानी मिलता है। ठीक है, और आपको ना कंफर्टेबल बैठने के लिए चेयर मिलती है। आप सुकून से वहां जाके 15 मिनट जाके ना अपना ना सब कुछ छोड़ के बस ना बैठ जाओ, सुकून करो कि अपने अपने दिमाग को एट ईज लेके आओ, हम्म। कि मैंने कहते हैं अब जो करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको मैंने आराम से सुकून से टाइम दे के करना है। उसमें मैंने जल्दबाजी नहीं करनी, कोई मैंने हड़बड़ाहट में कोई कहते हैं गलती नहीं करनी, बस हम्म। आराम से मैंने पेपर करना है। तो माहौल बहुत हम्म। फ्रेंडली होता है, और वहाँ पे शोर वोर कुछ भी नहीं होता। और जो इंडिविजुअल होते हैं वो काफी मतलब आपके हेल्पिंग होते हैं। और हम्म। ना कहते हैं बाहर उनके सीनियर्स वगैरह खड़े होते हैं, तो मतलब कोई भी ऐसा इशू नहीं होता। आस पास हम्म। आप कुछ छेड़ा छेड़ता भी नहीं, कुछ भी नहीं करता, आप मतलब अपना अकेला बैठ के आराम से सुकून में बैठ सकते हो, पेपर कर सकते हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती। अच्छा मुझे ये बताओ कि कुछ हमें कभी कभी जो है ना टॉपिक्स या कुछ चैप्टर्स छोड़ देने पड़ते हैं, स्किप कर देने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने खुद भी मैथ में, मुझे याद है वो एक 6 चैप्टर था कि कौन सा, हाइपरबोला और पैराबोला वाला। कॉनिक सेक्शन, वो कॉनिक हाँ सेक्शन। कौन सेक्शन, वो हमने इतने सही तरीके से पढ़ा हुआ नहीं था, तो वो मैंने स्किप कर दिया था। और उसी में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो आपको आप भी कह रहे हो कि आपने भी स्किप किए हैं, तो आप स्टूडेंट्स को क्या मशवरा दोगे कि क्या उन्हें कुछ स्किप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, ये ना मेरे ना साथ में दो दोस्तों ने और दिया था। ठीक है, उनका भी सेम था कि उनकी तारीफ इतनी अच्छी थी, तो उनको मैंने कहा था कि ना कौन सेक्शन छोड़ दो। उनका पेपर सारा कौन सेक्शन से आया था। तो मतलब ये ना गैम्बल है। मेरा पेपर इतना कॉन्सेक्शन से नहीं आया था, आपका क्या पता आ जाए। ठीक है, पेपर ना जो मैंने देखे ना, मैंने कहते हैं जो लोगों के भी देखे लोगों को सुना है, 3 4 पेपर आते हैं, मतलब कि ना जिन पे एक फोकस होता है फंक्शंस पे, एक फोकस होता है ट्रिग्नोमेट्री पे, एक फोकस होता है कॉनिक सेक्शन पे। ठीक है, हम्म। इस तरह के ना क्वेश्चन पेपर बनते हैं 3। ये ना मैथ्स क्या बता रहा हूँ कि ना मैथ्स मेजोरिटी है, मेन प्रोपोर्शन मैथ्स का ही है। ठीक है, तो ये 3 पेपर्स बनते हैं, 3 या एक चौथा ही बन सकता है मेरे ख्याल में, जिसमें अंदर वो टॉपिक्स जो मोस्टली लोग प्रिपेयर नहीं करते वो उठा के देते हैं। ठीक है, तो ना आपको प्रिपरेशन सारी, अगर आपको अच्छा स्कोर करना ना, अगर आप चाहते हो कि आप मतलब सिक्योर हो, तो आप सारे करके जाओ। लेकिन अगर कोई छोड़ना पड़ जाए, तो फिर अगर टाइम कम है तो इसे छोड़ सकते हो, लेकिन ये बात याद रखो कि पेपर उसमें से आ सकता है।
और अगर उसमें से मेजर चंक पेपर का आ गया तो आपको फिर मसला होगा बहुत। सही बात है। अच्छा, स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कमेंट्स में कि बोर्ड्स के पेपर उनके करीब हैं, तो बोर्ड्स के पेपर तैयारी करने के लिए उन्हें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? आप तो वैसे ओए लेवल्स के हो, लेकिन आपको पता तो है कि जो फाइनल्स होंगे उनके लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो ये ज़रा बता दो। यार बोर्ड का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मतलब क्या ना मतलब जो भी आपका ए ओ ए लेवल्स के जो फाइनल्स होते हैं, फाइनल्स में मतलब किस तरह से डेडिकेटेड होकर तैयारी करनी चाहिए थोड़ा सा। यार फाइनल है यार, मतलब फिलहाल्स में ना मोस्टली बच्चे इस तरह करते हैं कि ना आखिरी 2 महीने में आके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ होते हैं 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मेरे इतने थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, लेकिन ना हमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, आप लोगों के सब्जेक्ट होते हैं ज़्यादा। तो आप लोगों को कम से कम 4 महीने पहले या 3 महीने पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। और जब बंदा शुरू करता है 1 महीने पहले, तो बंदा एक जोन में आ जाता है। तो रोज एक बंदा उठता है पढ़ाई करता है, उठता है पढ़ाई करता है, पढ़ाई करता है, एक जोन में आता है, फिर ना बॉडी आपकी अडेप्ट कर लेती है उसको। फिर आपने कहते हैं आराम से उसी जोन में अंदर उसके आराम से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो ना जोन अपना ढूंढना पड़ता है इंसान को, वरना मतलब पढ़ाई में आपको ना दिल नहीं लगता। अच्छा, इसका ये होता है कि जो आखिरी जब पेपर्स करीब होते हैं तो ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा भी यही था कि जो हमारे स्कूल या कॉलेज की तरफ से टेस्ट होते थे तो वो मैं रेगुलरली करता रहता था सॉल्व। तो उससे ये है कि आपकी जो तैयारी हुई होती है वो आपको साथ कंफर्म होता रहता है कि हाँ ये चीज़ें मेरी क्लियर हैं, फिर अगले टॉपिक्स का या अगले चैप्टर्स का टेस्ट हो रहा है, फिर उसे कर दिया, फिर अगले Exactly. चैप्टर का उसे आप अपने टीचर से चेक भी करवाते रहें और उनसे प्रॉपर गाइडेंस भी देते रहें कि सर मेरे किस किस जगह पे वीकनेस है, मुझे क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए। तो ये साथ साथ टेस्टिंग बड़ी ज़रूरी होती है कि लास्ट जो मंथ्स होते हैं एग्जाम के करीब करीब, उनमें प्रिपरेशन के साथ साथ की टेस्टिंग आपको बहुत हेल्प पास करती है। पेपर, हाँ हमारे ओल्ड में होता था, हम पास पास करते थे। हम्म। जो अच्छे बच्चे थे ना मोस्टली, वो मतलब आखिरी महीने में आके फर्स्ट से पास पास करते थे, तो मतलब प्रिपरेशन हो जाती है आपकी, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, किस तरह आपको हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, वही सारी बातें कि मतलब पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। वो सारी चीज़ें आपको ना पेपर पास पास करके टेस्ट दे के समझ आएगी, वरना मतलब अगर आप टेस्ट दिए बगैर जाओगे ना, तो आप ऐसे ही है कि आप मतलब रेस के अंदर जा रहे हो बिना प्रिपरेशन के। आपको आपकी तैयारी है, आपका स्टेमिना है, लेकिन आप उस ट्रैक पे पहली दफा जा रहे हो, आपकी कोई ना हम्म। ट्राई रन नहीं है आपकी उसके ऊपर, बस आपने डायरेक्ट मतलब सही फाइनली रन करनी है, सही। जो कि अच्छा, रिस्की मूव है। हम्म, अच्छा, कमिंग बैक टू एनईटी, मुझे ये बताओ कि जो आईक्यू टेस्ट होता है उसके बारे में लोग पूछ रहे होते हैं कि जी ये एमसीक्यू तो 10 हैं, लेकिन इन्हें किस तरह से तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है, हमारे ये मार्क्स क्योंकि ताकि लूज ना हो जाए, इजी होता है या मुश्किल होता है, किस तरह से होता है, ये जरा यार बताओ। आईक्यू भी ना वही बात है कि ना कंप्यूटर आपको रैंडम उठा के दे देता है, ठीक है। आईक्यू में ना 3-4 तरह के ना क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं कि ना ऑड वन आउट, हम्म। ठीक है। एक क्वेश्चन आते हैं कि ना कहते हैं सीक्वेंस क्या आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं कि ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ना कुछ उनने जंबल अप किए होते हैं वर्ड्स, उनमें हमने पैटर्न फाइंड करना होता है, ठीक है। मतलब बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन मतलब उनकी तैयारी ना जो बेस्ट तरीका है ना, वो है कहते हैं इंटरनेट। यूट्यूब पे आप जाके देखोगे ना, आप लिखोगे ना आई क्यू टेस्ट, वो ना आपको एन के लिए स्पेशल भी आ जाएंगे। वैसे जो आर्मी के लिए ना जो होते हैं ना आर्मी का जगह जो आई क्यू टेस्ट होता है, ठीक है, उसके लिए ना पूरी मतलब उनने कंपारिजन बनाई हुई होती है यूट्यूब पे ना वीडियोस की। तो एक बार वो गो थ्रू कर ले तो ना आइडिया हो जाता है कि सवाल किस तरह सॉल्व करने हैं, उनको टैकल किस तरह करना है। तो जब आसान क्वेश्चन आता है ना, आप उसको देख लेते हो, आपको समझ आती है कि यार ये इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो आप वो लगा देते हो। और एक और बात, जो इंग्लिश है ना, जो इंग्लिश है और जो कहते हैं हम्म। आईक्यू है, इसकी तैयारी ना यार मैंने ना बुक ना मुझे किसने रिकमेंड की थी, ओईटीपी, वही ऑनलाइन थी ऑनलाइन ओईटीपी। एग्जाम, हाँ। हाँ, मैंने उस भी ये पढ़ी थी। पढ़ी थी ना यार, ये मैंने हम्म। बुक ना आखिरी घंटे में ना आईक्यू के लिए देखी थी। मुझे अब तक याद है कि ना शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर, जहांगीर, ये मतलब 4 दिए थे और पूछा हुआ था ऑड वन आउट, ठीक है। जो कि ऑब्वियसली शेरशाह सूरी के वो मुगल नहीं है। तो ना कहते हैं ये सीन है कि ना वो बुक ना जरूर, उसके ना कोई ना 50 क्वेश्चन थे आईक्यू के, उसके साथ हम्म। 3 आए हुए थे। ओह, सही। मेरे पेपर में दोनों दफा उनसे 3 आए हुए थे। तो अच्छा मतलब अच्छा। मेरे तो वो बुक काफी मतलब क्या ना दिल के करीब है कि उसने मतलब काफी अच्छा मुझे ना हेल्प किया। और हम्म। इंग्लिश में भी उसके ना काफी मतलब क्या ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मतलब बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस मेरी वहां से ही हुई थी, इंग्लिश की और ना आईक्यू की, जो कि मैंने ज्यादा नहीं की, मैंने एक दिन की थी बस। टोटल मैंने एक दिन दिया था एनईटी 3 में, 1 में तो मैंने सिर्फ आखिरी घंटा दिया था मैंने। सही हो गया, तो हमें इंग्लिश और आईक्यू को कम टाइम देना चाहिए, फिजिक्स और मैथ हाँ को ज़्यादा टाइम ऑब्वियसली, देना चाहिए, ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पेपर का मेजर चंक जो है वो वो फिजिक्स और फिर मैथ पर ही होता हाँ है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये इंग्लिश और आईक्यू को बिल्कुल मतलब बहुत कम टच करते हैं, उनकी फिजिक्स और मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो फिर भी क्लियर कर जाते हैं। हाँ, तो ये आप देखा है मैंने। मतलब, हाँ, आप इसको बिल्कुल छोड़ने नहीं, लेकिन इस पर भी फोकस करें, लेकिन मेन फोकस आप करें मैथ्स पर और फिजिक्स पर। तो देखा अच्छा, ना फिजिक्स का मुझे ये बताओ
जहाँ तो आप इसका 1.5 महीना मुझे लगा रहे हैं वहाँ आप 1 महीना 1 दिन लगा दें तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, अच्छा फिजिक्स के मुझे न्यूमेरिकल्स के बारे में बताओ कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है वहाँ पे, सॉल्व करने में कितना आपको टाइम लगता है, फार्मूलाज वगैरह याद करने पड़ते हैं कुछ, क्या सीन होता है फिजिक्स के यार जो वही न्यूमेरिकल्स तो होते वही तो बात कर रहा था, क्या ना कहते हैं जो किप्स की बुक में जो 100 क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप वो कर लो तो आपको फॉर्मूले तो रट जाते हैं वो, मतलब यार हर एक क्वेश्चन आपसे वो 3 दफा कर रहा है, तो आपको अगर आप वो लिख के कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला आराम से याद हो जाएगा, वो तो नो इशू है। तो फॉर्मूले का तो इतना इशू नहीं होता, और एक बंदा एक दिन पहले आप रिवाइज भी करते हो सब कुछ। तो लेकिन न्यूमेरिकल्स ना कुछ कुछ होते हैं मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल मुश्किल होते हैं, तो उनमें आपको टाइम लगता है। तो ना जितनी प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर होगा आपके लिए। मतलब कि ना सही होगा। आप ना खुद से ना राउंडिंग ऑफ टेक्निक सीखोगे कि अच्छा अच्छा, अगर ना मुझे ना कहा था 1.47 इंटू 1.47, उसको मैं 1.5 इंटू 1.5 कर दूंगा, 15 करके मैं दो जो पॉइंटर है पीछे कर दूंगा उसको मैं, मतलब हम्म, 2.25 इस तरह, मतलब कि ना दिमाग में भी करना और कहते हैं इसको पेपर पे भी करना, ये मतलब सीखना पड़ेगा। ये आपको प्रैक्टिस सही आएगा, और ये प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। आप ना अपनी खुद से ना कहते हैं शॉर्टकट्स बना लोगे। जैसे कि ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दिया आपको 1.47 1.47, मतलब मैंने राउंड ऑफ किया पहले फिर वो कर लिया। ठीक है, इंग्लिश के अंदर मैंने ना अपनी शॉर्टकट बनाई हुई थी कि ना जब भी ना ऑप्शन में दो सिनोनिम्स आएंगे ना, वो दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ऑप्शन तो एक ही है। अब जो दो आपस में सिनोनिम है वो तो हो नहीं सकते, तो उन दोनों को साइड पे कर दो और बाकी दो जो है उनको देख देख लो। तो मतलब इस तरह से ना जब आप प्रैक्टिस करते हो ना आपके अपने ना वो कुछ ना ट्रेडिशंस बन जाती हैं जिनको आप फॉलो करते हो, और वो आपको पेपर में बहुत हेल्प करती है, टाइम सेविंग में भी और क्वेश्चन में भी बहुत हेल्प होती है। ओके हसन, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इंग्लिश के लिए आप कौन सी बुक रिकमेंड करोगे या बताना चाहोगे कि इंग्लिश आप वही यहाँ से क्या कर ओईटीपी, रहे वही ओईटीपी। हैं। अच्छा इंग्लिश के लिए भी ओ ई टी पी चाहिए, सही हो गया। अच्छा फर्दर अच्छा मुझे जनरल बता दो कि एन ई टी के टाइम जो है वैसे आपका तो सफ़र आपका भी काफ़ी है सफ़र, मेरा भी काफ़ी सफ़र था। मैं तो जनाब एक दिन हमारा यहाँ से तकरीबन 11 घंटे का सफ़र है, 10 घंटे का। तो मैं यहाँ से पिछले दिन निकला था और रात को वहाँ पे स्टे किया था मैंने, फिर मैं वहाँ पे एन ई टी देने गया था। तो ये भी कुछ लोगों को इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको टाइम भी पहले से सोच लेना चाहिए कि आपने अगर जाना है तो मतलब सुबह का पेपर है तो आप पिछले दिन से निकल जाएं, अगर शाम सेकंड टाइम पेपर है तो आप फिर उसी दिन निकल पाएँ, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो वरना सामने कहते हैं नर्स के सामने अकोमोडेशन है पड़ी, हॉस्टल है पड़े, हुँ, आपको रहना पड़ जाता है, वो ना काफी आपको ना इकोनॉमिक पड़ जाता है, इतना कोई कॉस्टली नहीं है वो। मैं भी रहा हूँ उधर, दोस्तों के साथ दस देने आया था, तो मतलब मैं वही रुका था। हुँ। अच्छा और क्वेश्चंस जो हमारे मेंबर्स या हमारे व्यूअर्स करना चाहें? अच्छा स्पीक लाउडली मतलब उन्हें शायद आवाज़ कम आ रही है, मेरी आवाज़ सही आ रही है हसन? आपके पास में ठीक आ रही है, मेरी बात आपकी भी हमारी है। सही आ रही है। नहीं आपकी भी सही आ रही है मुझे तो। अच्छा फर्दर क्वेश्चंस जो कोई मेंबर्स करना चाहें? अच्छा आसान इसमें आप मुझे ये बताओ कि लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग जो है नहीं करनी चाहिए, इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है, इंजीनियरिंग किसी काम की नहीं है, या मेडिकल को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर वो कहते हैं कि किसी और ही तरफ जाना चाहिए, इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए। इस बारे में क्या कहते हो आप? यार प्रोफेशन स्कोप ना ऑफ मुझे, इंजीनियरिंग। स्कोप ना मुझे ना कहते किसी ने बात की थी कि ना चाचू ने बात हम्म, की थी मुझे कि ना बेटा स्कोप हर चीज का है, तुम उस हम्म, फील्ड में अच्छे बनने वाले बनो। हम्म, तुम इलेक्ट्रिकल करोगे, अगर तुम अपनी फील्ड में टॉप हो गए ना तुम्हें जॉब मिलेगी, तुम अपने टॉप ऑफ द क्लास हो गए, तुम जो कुछ करोगे तुम्हें जॉब मिलेगी। हर फील्ड में जॉब्स हैं, लेकिन हम्म, ना हर किसी के लिए नहीं है। हम्म, अब तुम कहो कि मैंने दूसरी जाना है, मैंने उसका पढ़ाई छोड़ दी है, मैंने क्या कहते हैं अपने आप पे डीसीएस बिठवानी है, मैंने पढ़ाई नहीं करनी है, मैंने फेल होना है, ठीक है, एंड पैक मुझे फिर जॉब भी चाहिए, इस तरह तो नहीं है। मतलब आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, तो फिर उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको ना जॉब्स भी ऑफर होती है फिर। अच्छा तो एक तो ये स्कोप, इंजीनियरिंग को बुरा भला कह रहे होते हैं, फिर दूसरा इंजीनियरिंग में भी ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि ये वाली इंजीनियरिंग सही है, ये वाली इंजीनियरिंग सही नहीं है। तो मैं तो सिर्फ ये चीज़ बिलीव करता हूँ कि स्कोप जो है बंदे का खुद होता है, ठीक है। ये चीज तो हाँ अगर आप कहते हो कि किसी चीज़ का स्कोप नहीं है ना, तो असल में वो उस बंदे का स्कोप नहीं होता। बंदे का तो स्कोप, अगर कोई बंदा कैपेबल है, उसमें इतनी एबिलिटी है, तो वो किसी भी एरिया में जाके अपनी जगह बना सकता है। जगह बना सकता है, बहुत अच्छी बात की मनोज भाई। और वैसे अगर हम जनरली बात करें सिविल इंजीनियरिंग का, तो मतलब पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, इधर कंस्ट्रक्शन होनी होनी है, हम्म, इधर कंस्ट्रक्शन अब रुकनी नहीं है, अब तो मतलब आगे बढ़नी है।
पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का स्कोप कैसे नहीं है? पाकिस्तान में अब कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं, सॉफ्टवेयर की फील्ड में इतना कहते हैं काम हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो करनी है, हमारी क्या कहते हैं मैकेनिकल इंडस्ट्री टू बी एग्जैक्ट, और सिविल इंडस्ट्री भी ग्रो करनी है क्योंकि हमारे कहते हैं डेवलपमेंट होनी है। तो ये मतलब स्कोप वाली जो बात करते हैं लोग, नहीं है, मेरे ख्याल में गलत है वो। सही है, सही बात है। अच्छा, एक मेन क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि कॉमन मिस्टेक्स जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, एक तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान, दूसरा एग्ज़ाम देते हुए, ये कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं वो बता दो ताकि हमारे व्यूअर्स को कॉमन मिस्टेक्स ना करें। यार एग्जाम देते दौरान ना, आप जब आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना, इंस्ट्रक्शन आप ना उनसे की गौर से सुनो, कुछ समझ ना आए उनसे फिर से पूछो। इंस्ट्रक्शन में उनके ना हम्म, काफी ना कहते हैं छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि मतलब आपको, मुझे पहले तो समझ नहीं आई थी। ठीक है, तो जैसे कि ना अगर आप अपना क्वेश्चन रिव्यू में डालते हो आंसर सेव सेव करके, तो मुझे नहीं पता था कि वो आपका जो मेरा फाइनल आंसर है वो सेव करेगा नहीं करेगा। जैसे मैंने बताया कि मेरे 15 क्वेश्चन रह गए थे रिव्यू में, तो मुझे था कि यार अब इसने फाइनल सेव किया होगा नहीं किया होगा, तो मैंने इस सवाल नहीं पूछा। मतलब इंसान को अपनी हर क्यूरी उधर क्लियर करनी चाहिए, वो सेव करता है। अब बात हो, वो सेव करता है, तो मतलब जो आपको सवाल समझ ना रहा हो, आपको जिसका क्लोज आंसर लग रहा हो, वो उसको आप लगा के आप उसको रिव्यू में डाल दो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। और क्या कहते हैं प्रिपरेशन के वक्त यार, मिस्टेक्स जो लोग करते हैं कि ना, चैप्टर छोड़ते हैं। ठीक है, चैप्टर छोड़ने का वही मेरा बताया कि ना फायदा आपको हो जाएगा, आपका कहते हैं आपको लगेगा कि आपकी तैयारी जल्दी हो गई है, लेकिन क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। वो चैप्टर छोड़ो जो कि मतलब मशहूर है, जैसे कि चैप्टर 18 है फिजिक्स का, वो मशहूर था क्या, कोई भी नहीं करता। मतलब वो मुझे जब सर मैंने जब इससे पूछा था ना, उसने कहा था कि आज तक इसके ना वो बंदा हमें 2 साल से एडिट दे रहा है, उसने कहा था आज तक मैंने इसका कोई सवाल भी नहीं देखा। मैं भी कह दिया ठीक है, तो मतलब मेरे को नहीं आता, तो मतलब अब एक एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि वो चैप्टर, इसमें ना चैप्टर पे डिपेंड करता है कि ना एमसीक्यूज बन सकते नहीं बन सकते। अब फिजिक्स के ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत एमसीक्यू बनते हैं, क्योंकि वो चैप्टर ही ऐसा है कि वो उसमें एमसीक्यू निकल आते हैं। अब जो ये डीसी सर्किट्स है, डीसी सर्किट्स से 18 मेरे ख्याल में इंडक्टर्स वाला है, या उसमें इंडक्टर्स से भी वाला है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कैपेसिटेंस फाइंड करने के, रेजिस्टेंस फाइंड करने के। नहीं नहीं, 18 की बात करो। 18 कौन में सा? यार 18 ना वो था, मुझे एग्जैक्टली याद याद आ रहा है, जिसके अंदर ना ग्राफ बनाते थे हम लोग, मतलब कैपेसिटर्स अच्छा, होते थे, आगे इंडक्टर्स होते थे, मतलब वो ना काफी कॉम्प्लिकेटेड था वो, मतलब एमसीक्यू में पूछना बहुत मुश्किल था। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो ये है कि अक्सर जो किसी एकेडमी या कहीं की भी कोई बुक लेते हैं, वर्क बुक लेते हैं या कोई टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल एमसीक्यूज आए होते हैं, तो वो थोड़ा सा ना अंदर से डिसहर्ट होना शुरू हो जाते हैं कि ये एमसीक्यूज अगर हमें नहीं आ रहे तो वहाँ पे हमें मतलब जाहिर है पेपर में भी नहीं आएंगे उस तरह के एमसीक्यूज। तो मेरा अपना भी ये हाल था कि मैं देखता था हाँ कि यार ये सेम, किस मेरे भी तरह यही का। हालात थे, वही मैं बता रहा हूँ कि मैं हाँ। जब किसके एमसीक्यूज किए थे मुझसे भी नहीं हो रहे थे, और बट मैं भी हुआ था। होता ये है कि वो आपको फुल टफ क्वेश्चन देने की क्वेश्चन कर फुल टफ क्वेश्चन देते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। लेकिन जब वहाँ पे पेपर आता है तो वहाँ पे मिक्स क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इजी भी होते हैं, थोड़े से टफ भी होते हैं और मीडियम क्वेश्चन भी होते हैं, आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ये बात क्या कहते हैं ना कि है ना, मुझे एक ना क्या कहते हैं सर ने बताई थी ये बात कि ना, आप एक ना जो आपको पीस ऑफ शीट मिलती है ना, ऐसा पहली बात आपको मतलब पेन पेपर की वहाँ पे फिगर की जरूरत नहीं है, आपको हम्म, प्रोवाइड करते हैं वो। अच्छा हम्म, पेन होता है, मतलब आपको 4 पेजों वाली शीट मिलती है वो। ठीक है, तो ना अब ना कहते हैं ना, आप अगर आप उस एमसीक्यू आपने देखा है, आपको लगा कि यार ये मुझे बहुत टाइम लगाएगा, तो आपने हम्म, उसका एमसीक्यू नंबर लिखा, आपने साथ लिख दिया, आपने डिफिकल्टी आपने लिख दिया वेरी डिफिकल्ट, या आपने डी लगा दिया। ठीक है, साइड पे ना ऊपर ऊपर कॉर्नर पे आपने ना थोड़ा सा करके दिया, थोड़ा का एमसीक्यू जरा आपको लगा इससे अगर मैं मेहनत करूँ तो ये हो जाएगा, बट ये टाइम लेगा, मीडियम डिफिकल्टी का है, आपने उस क्वेश्चन का नंबर लिखा पेज पे, आपने उसको कर दिया मीडियम, एम कर दिया आपने। ठीक है, तो मतलब जब बाद में आके देखोगे ना, सपोज करो आखिरी में आपके पास सिर्फ 15 मिनट बचे, आप कहोगे मेरे पास 10 सवाल हैं जो मीडियम के हैं और 5 सवाल हैं जो मेरे पास है हम्म, डिफिकल्टी के। अब मैं हम्म, 5 सवाल के तो मैं लगूंगा तुक्के, क्योंकि छोड़ना तो मैंने एक भी नहीं है। हम्म। जो मीडियम है उन पे मैं टाइम लगा लेता हूँ, ये मुझे पता है कि मुझे हो जाएंगे, तो मतलब ये ये सही एक स्ट्रेटेजी आपने बताई है कि जो जो क्वेश्चन रह जाते हैं उन्हें भी आप मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा मीडियम पेज पे। लेवल हाँ का है, ये क्वेश्चन टफ हाँ लेवल का है। तो एंड पे आपको जब टाइम मिलता है तो सबसे पहले आप मीडियम वाले क्वेश्चन को अगेन सॉल्व करना शुरू करो, हाँ, और जो टफ क्वेश्चन हैं उन्हें एंड के लिए रख दो कि अगर आखिर में 1 मिनट बच गए और आपके कुछ पाँच बस सात क्वेश्चन आपने बचे हैं, फिर बीबीबी उस टाइम पे लगाने हैं आप उन तुक्का पे, लगा जो कुछ सकते करना हो। है आपने। हाँ। अच्छा। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि तैयारी के लिए सिर्फ कोई एक बुक से तैयारी करना काफ़ी होता है
या डिफरेंट बुक से हमें कंपेयर करना चाहिए, मतलब उससे भी मैंने मटेरियल ले लिया, उससे भी मटेरियल ले लिया, इस बारे में क्या कहोगे? यार नॉलेज तो आपको जहाँ से मिले अच्छा है, ये हम्म। बात है। लेकिन ना कहते हैं एक बुक सफिशिएंट होती है अगर आप किसी ना अच्छे पब्लिशर की इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि स्टेप्स वालों की है, किप्स वालों की है, डोगर वालों की है। ये मतलब ये जो बुक सीरीज है ना, ये मतलब कंप्लीट है। हम्म। और भी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब मुझे इन तीनों का पता है। मतलब ये तीनों काफी अच्छी सीरीज है। इनका अगर आप करते हो तो मतलब ये ओवरऑल सारा सिलेबस कवर कर लेती है। ठीक है, हम्म। और एंड में आके आप ओईटी पे उठाओ। अच्छा, जो ये जो बुक्स है ना, इनके अंदर ना क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हम्म। है। जैसे कि अभी आपने कहा कि मतलब एकेडमी वाले बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे देते हैं ताकि हम्म। हमारी कहते हैं ना वो प्रिपरेशन तो हो। हाँ, प्रिपरेशन के लिए देते हैं। जो ओईटीपी है ना, ओईटीपी में भी कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आईक्यू सारे हैं। उसके हम्म। अंदर ना एक्चुअल पास पेपर से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप वो उठाओ ना, वो आपको इजी लगते हैं। हम्म। क्योंकि वो बिल्कुल मतलब जैसे ना आपसे किस चीज का ना यूनिट पूछा होगा, या मतलब आपको सिंपल ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो कह रहे होंगे कि इसको 2 टाइम्स करिए तो वो कितना हो जाएगा। तो ये इजी स्टफ भी आता है। लेकिन अगर आप मुश्किल स्टफ की तैयारी करोगे तो आपको इस स्टफ वहां पे आसानी से हल हो जाएगा। हम्म। वरना अगर आप इजी स्टफ पे ही रहोगे तो आपके लिए वहां मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अच्छा, अभी मुझे आप ऐसा करो कि जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो भी ध्यान में आते हैं वो जरा बताओ। मैथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको चीज़ें यार लगती सब हैं यार वो जरा। चार है। हम्म। फंक्शंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो हम्म। गया, इंटीग्रेशन डेरिवेशन और कॉनिक सेक्शन। ये चार सही ही हो हैं। गया, सही हो गया। और फिजिक्स? और फेज के अंदर यार, फेज के अंदर ना मेन, ये तो मैंने हर दफा देखा है कि मेन पेपर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। हर अच्छा। मेरे जिन दोस्तों ने भी दिया उनसे पूछा पेपर कहाँ से आया चंक, उनने कहा कि ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो जरूर आता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप ना 12, 13, 14, 15 मतलब ये जो सारे हैं ना, इनको आपको हम्म। मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहा हूँ मैं एक तरह से। हम्म। मतलब इलेक्ट्रिसिटी सारा सही हो टिल गया। 16 मेरे ख्याल में। तो सही वो हो ना गया। आपको अच्छा आना चाहिए। हम्म। और ये कोई नहीं होता कि ना मतलब एनईटी 1 है तो उसमें कहते हैं फर्स्ट ईयर में से आएगा, एनईटी 3 है तो उसमें सेकंड ईयर में से आएगा। दोनों में से वो जो प्रोफेशन होता है वो सेम ही रखते हैं। हम्म। सही हो गया। अच्छा, और इंग्लिश का मुझे बताओ कि इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, कौन से टॉपिक्स होते हैं जो जिन पे हमें ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए? इंग्लिश में यार सिनोनिम्स मेंटेनेंस होते हैं। और ये प्रिपरेशन नहीं होती यार। अब मतलब कि ना मैंने अपने सामने दो पेपर देखे ना, दो पेपर में से ना दोनों पेपर मुझे ना कम से कम ना कोई 20 एमसीक्यूज है ना, तो मुझे 8-9 ऐसे एमसीक्यूज थे जिनके ना मुझे मतलब समझ आता था और ना मुझे उनका ऑप्शन समझ आता था। हम्म। और मैं जितनी प्रिपरेशन कर लूँ, मैं जहाँ से भी उठ के आ जाऊँ, वो एमसीक्यूज बनाते हैं। अगर आप उनको गूगल पे खोल के देखो ना, तो वो ना 1600 से उठा लिया, 1800 सेंचुरी से, 1800 मतलब उस एरा से लेते हैं जिस एरा में मतलब कि ना हम लोग, हमारा कहते हैं इंटरेक्शन नहीं है, तो हमें उन मतलब का ना मतलब पता ही नहीं होता, हमें आइडिया ही नहीं होता, हमें प्रोनाउंस ही करना नहीं आता वो। वो कुछ टर्म्स आ जाती हैं स्पेसिफिक जो कि हमने नहीं हाँ, कभी सुनी होती। मतलब वो तो, ये पहली बात आपकी किस्मत पे है। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ो और अपना टाइम जाया ना हम्म। करो। हम्म। जो आपने बीसी आपने जहन में लगाया हुआ है, मैंने लगाना है सी लगाना है, तो आप सी लगा के आगे चलो। वो क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में हो जाता है। आपको पता है कि यार ना मुझे इसका मतलब आता है, ठीक है, अब मुझे ऊपर से तो आने वाला कि इसका मतलब ये है, ठीक है, तो मैं 5 सेकंड में इसका लगाऊं और मैं आगे बढ़ूं। मेरा आगे टाइम बहुत कीमती है। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एनईटी के पास पेपर्स कहीं से मिल जाते हैं आपको? अगर पता है कि हाँ, एनईटी के पास पेपर्स भी कहीं एनईटी से के मिले हो तो। पास पेपर्स यार, वही जो ओईटीपी है ना, वो पास पेपर्स ही है एक तरह से। हम्म। उसके अंदर ना हर चैप्टर वाइज ना आपको ना कोई ना 10 तो नहीं, मतलब किसी जिस चैप्टर से ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं ना, उस चैप्टर से आपको 30 से मिल जाएंगे। लेकिन हम्म। वैसे आपको ना कहते हैं विद ईयर और ना विद जून में आया है या एनईटी 1, 2, 3 मतलब विद उसका सीरीज और विद ईयर मिल जाएगा। 2013 से लेके ना मेरे पास जो एडिशन था ना वो था 2017 तक का। हम्म। लेकिन अब जो अपडेट आए हुए हैं ना, उनने मतलब कहते हैं और इंस्टीट्यूशन, तो वो जितना आप हम्म। अगर आप लेटेस्ट एडिशन लोगे तो आपको उतना फायदा होगा, आपको या उतने मैंने आना भी बहुत। मैंने भी इससे भी ओईटी से भी पढ़ा था, और कुछ वेबसाइट्स भी होती हैं जहाँ पे पास पेपर्स गिवन होते हैं। मैंने खुद भी देखी थी कि उन वेबसाइट पे लिखा होता है कि एनईटी के पास पेपर्स हैं। यार तो हम लोग भी ऑथेंटिक, ऐसा करेंगे कि हम लोग ऑथेंटिक भी नहीं हो। नहीं, ऑथेंटिक हम लोग भी, मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग सर्च करेंगे इंशाल्लाह, और जितने ऑथेंटिक हमको मिल सके हम लोग ज़रूर शेयर हाँ। करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ, मेंबर्स के साथ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उन्हें हो सके। हम्म, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यूट्यूब से आपने कितनी हेल्प की थी एनईटी की प्रिपरेशन के लिए? मैंने बहुत हेल्प की थी यूट्यूब से। यार देखो ना, अब ओके। मुझे चैप्टर मैंने जैसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। ओ लेवल्स में तो, ए लेवल्स में तो क्वेश्चन है ही नहीं। हमें हम्म। पता नहीं हमें बोला पैराबोला क्या होते हैं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो मैंने सारा यूट्यूब से देखा बैठ के।
मतलब एक सर है, उनकी ना ई कैट की सीरीज चल रही थी, ठीक है, तो मैंने कहा टॉपिक तो सेम है, तो मैंने वहीं से उठा के देख लिया। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने सिर्फ एनईटी दिया था या उसके अलावा ईकेट, जीकी, प्याज और किसी यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट नहीं, दिया मैंने था? सिर्फ ना ई कैट दिया था, वो भी घर में जबरदस्ती वैसा कहना एक और जगह ना होना चाहिए, तो ओके। मैंने ई कैट दिया सिर्फ, ठीक है, और वो भी प्रिपरेशन के बगैर दिया था, बस मैंने कहा था कि एक तरह से ना वो हो जाए, मेरा एक्सपीरियंस हो जाए। हम्म। क्योंकि ना यार देखो ना, हमें ना ऐसे पता चला था कि ना एग्जाम्स नहीं हो रहे, डिले हो रहे, डिले हो रहे, डिले हो रहे, जैसे अपने लोग के साथ सीन हो रहा हम्म। है कि मतलब डिले हो रहे हैं, हम्म। तो बंदा उस फेज में था ही नहीं कि पढ़ाई कर सके, हमें लगा था कि यार फिर डिले हो जाएंगे, फिर डिले हो जाएंगे, ठीक है, तो मैंने ई कैट दिया ना, तो मुझे होश आया कि भाई नहीं, एग्जाम्स हो सकते हैं, नौरोज ठीक में है। एक बात याद रखे, ठीक है ना, आप किसी को इस तरह रिप्रेजेंट करना है ना कि मेडिकल वाले ये ना कहे कि यार ये तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को क्या वो देना चाहोगे, कोई आप मशवरा देना चाहोगे? पिछले साल से मेडिकल वालों के साथ इन्होंने बहुत बुरा किया था बहुत ज्यादा की कि है यार। हाँ, बहुत ज़्यादती की है कि बार बार ये डिले करते गए उनके एग्जाम्स और उनकी तैयारी। अच्छा, सिलेबस भी बार बार चेंज करते गए, मुझे अच्छी तरह से याद है कि बहुत बुरा हाल हुआ था पिछली बार। अच्छा, उनको क्या आप कोई एडवाइस देना चाहोगे? यार उनके लिए तो यार सल्यूट है, कैसे वो कर रहे हैं, कि भाई तो मैं कह रहा हूँ ना कि ना, मुझे जब 2 दफा लगा ना कि ई कैट नहीं हो रहा, मैंने ई कैट की मैंने फिर तैयारी ही नहीं की, मुझे ई कैट से 5 दिन पहले खुद पे यकीन आया कि अच्छा, ई कैट हो सकता है, मैंने 5 दिन पहले तैयारी शुरू की थी उसकी, ई कैट की। तो मतलब इनने के लिए यार हैट्स ऑफ है कि मतलब कैसे इन्होंने ना परसिस्टेंस दिखाई है कि हम क्या तैयारी करते रह गए। यार वही है कि मतलब आपको ना टेस्ट के बगैर तो ये जाने नहीं दे रहे, ठीक है, टेस्ट तो आपको लेंगे लेंगे, और आपको ना तैयारी, आपको जितना डिले हो रहा है ना, आप अपने आप को ना वो ना करो कि यार डिले हो गया, आपको ये टाइम मिल गया मैं इंजॉय करूंगा, आप उस टाइम को यूटिलाइज करो और चैप्टर्स कर लो, और चैप्टर्स करो, जो आपके आपके वीक पॉइंट्स है आप उन पे फोकस करो, ठीक है, आप अपनी कैप बढ़ाओ, आप अपने फॉर्मूले याद करो, आप अपने ग्राफ्स या जो भी टेबल्स हैं वो याद करो। ओके हसन, मुझे ये बताओ कि अभी हमने एनईटी की बातें कर ली, अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। मुझे बताओ कि नर्स्ट में स्कॉलरशिप का क्या सीन होता है, स्कॉलरशिप वगैरह किस तरह से मिलती हैं स्टूडेंट्स नर्स को? में यार स्कॉलरशिप्स ना क्या कहते हैं, नीड बेस्ड है, ठीक है, और बाकी ना कंपनीज है, एहसास है, एहसास ही है ना आई गेस। एहसास गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। हाँ मतलब प्रोग्राम है, मतलब ये ना कहते हैं सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, इनमें आपको ना अप्लाई करना होता है, हम्म। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी में ख्याल है 45,000 से कम अगर आपका ना कुछ एक्सपेंडिचर है पर मंथ, तो हम्म। आपने एप्लीकेबल हो, ठीक है। नर्स में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होते हैं, उसके लिए आपको पहले ही अप्लाई करना पड़ता है, हाँ, ज्वाइनिंग से पहले जब आप फॉर्म फिल नहीं कर रहे वैसे होते आप हैं। जाके भी कर सकते हो अप्लाई, जाके भी कर सकते हैं, अगर आप पहले कर दोगे तो फिर ये होता है कि आपको फायदा है। पहले से ही मिल जाते हैं वहाँ पे, फिर बाद में लंबा प्रोसीजर होता है। और उसके अलावा दूसरे गवर्नमेंट के कुछ होते हैं, वो बाद में आपको शेयर करते रहते हैं कि ये स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं, इसमें आप अप्लाई कर दें। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नर्स में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हम्म। उनका मेरिट किस तरह से है, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज मेरिट थोड़ा सा बता दो उसमें। यार इस साल तो बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना चेंज आया था मेरिट्स के अंदर, वरना हम्म। मतलब देखा जाता है कि मैकेनिकल टॉप पे है, और जब से मेरे ख्याल में नर्स के इंसेप्शन से वो टॉप पे ही आता जा रहा है। हम्म। मेरे ख्याल में पहले दफा ऐसा हुआ है कि सॉफ्टवेयर ने उसको कहते हैं बीट किया, और सॉफ्टवेयर 460 पे खत्म हुआ एग्जैक्टली। मेरा एक हम्म। दोस्त है, उसका थर्ड लिस्ट में 460 पे नाम आया, एंड ही इज द लास्ट पर्सन टू ज्वाइन एससी। ओके। हाँ ओके। मतलब बहुत लकी है वो बंदा। तो ओके। यार सॉफ्टवेयर का मेरिट सबसे हाई है, ठीक है, तो जब सॉफ्टवेयर का हाई हुआ तो फिर सीएस का ऑटोमेटिकली हाई हो गया, कंप्यूटर हम्म। साइंस का फिर 768 पे खत्म हुआ, ठीक है। फिर ये कहते हैं मैकेनिकल का 500 कुछ पे खत्म हुआ, मैकेनिकल अब सीएस और ना सॉफ्टवेयर के बीच में, और सॉफ्टवेयर इसका भी पीक करेगा, देख लेना, ठीक है। बच्चे के वही वही बात है कि मतलब हम्म। लोग कह रहे हैं कि अपना कहते हैं आगे जो जनरेशन आनी है वो हम्म। टेक्नोलॉजिकल हम्म। डेवलपमेंट की आनी है, आई आई टी हम्म। आगे ये हाइप बनती जा रही है, सॉफ्टवेयर और सीएस की हाई बहुत हाइप बनती जा बनती रही जा है, रही है। बहुत हाई बनती जा रही है, तो मतलब इसलिए ना अगर आप इस किसी फील्ड में आने का सोच रहे हो, तो ये दिमाग में डाल लो कि आपको 145 प्लस चाहिए, हम्म। उसके बगैर आपके लिए बहुत मुश्किल है, मतलब नहीं मुश्किल भी नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर में तो मुश्किल है, सॉफ्टवेयर में तो नहीं होता अगर आपका 145 नहीं है, हम्म। हम्म। और कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, तो मतलब हम्म। कैरी अच्छी होनी चाहिए इंसान की। अच्छा, स्टूडेंट्स को कभी कभी होता है कि मेरिट नंबर का नहीं पता चलता, कि जब एग्जाम दे लेते हैं तो मेरिट नंबर आते हैं, वो कहते हैं मेरिट नंबर क्या चीज़ है, तो ये भी जरा बता दो। अच्छा, यार नस में सिस्टम ये है कि ना मेरे एक दोस्त का ना 12,000 मेरिट नंबर भी था, तो मेरिट नंबर हर एक बंदे को मिलता है, हम्म। ठीक है, पहले नंबर से लेके जिस जिस बंदे ने एनईटी दिया ना उसका कोई ना कोई मेरिट नंबर होगा। जैसे इस दफा कोई 60,000 लोगों ने तीनों मिला के दिया ना, तो मेरे ख्याल में कोई 60,000 पे भी मेरिट बंदा कोई ना कोई होगा, हम्म। ठीक है। अब ये ना नेस के ना H12 है, फिर ईएमई है, फिर रिसालपुर है,
फिर क्वेटा है, ठीक है, ये मतलब 4 कैंपसेस हैं हम्म, 10 के, ठीक है। अब इन कैंपसेस के अंदर ना जो सबसे हाईएस्ट मेरिट है वो सॉफ्टवेयर का H12 में, ठीक है। फिर मेरिट है मैकेनिकल का H12 का, फिर मेरिट है रिसालपुर में कहते हैं सिविल एविएशन का, इस तरह का। मतलब ये इस तरह की मेरिट्स बनती है। तो ना वो लोगों पे डिपेंड करता है कि कितने लोग कौन सी वाली फील्ड में जा रहे हैं। अगर सपोज को कल को इस साल लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ना कहते हैं सिविल बहुत पसंद है, हर टॉपर बंदा सिविल में आने की कोशिश करता है, तो सिविल का मेरिट बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। हम्म, तो ये ना लोगों पे डिपेंड करता है कि किस तरह वो होगा। और ना मेरिट नंबर के लिहाज से फिर वो ना डिपार्टमेंट डिवाइड हुआ करते हैं कि अच्छा इस डिपार्टमेंट तक के जो बच्चे हैं वो मतलब कहते हैं एप्लीकेबल हैं, अगर वो चाहें तो ये डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। वो उनकी पहली प्रेफरेंस पे होता है, और आपको प्रेफरेंस चेक करने का बहुत मौका मिलता है। फर्स्ट हम्म, वीक होता है, सेकंड वीक होता है, थर्ड वीक होता है, तो आपने कभी फिक्र नहीं करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रेफरेंस चेक कर सकते हो, जाके भी कर सकते हो। मेरे ख्याल में हमने स्टूडेंट्स की मैक्सिमम क्यूरीज को एड्रेस कर दिया है, क्योंकि अभी कमेंट्स इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स होते हमने वो पूछ लिए हैं। अच्छा, मुझे आप फीस के बारे में बता दो कि नर्स की जो सेमेस्टर फीस है और हॉस्टल फीस है उसका क्या हिसाब नर्स की सेमेस्टर फीस तो यार मेरे ख्याल में 90,000 है पर सेमेस्टर, है? ठीक 1 है। लाख 1 लाख, हाँ अप्रोक्सीमेटली 1 लाख है। लेकिन मेरे ख्याल में 1 लाख हमें ना कहते हैं वो मिला के पड़ी है, मतलब सिक्योरिटी टैक्स के पहले, साथ? अच्छा टैक्स अच्छा या सिक्योरिटी मिला के पहले साल की। अच्छा। वरना मेरे ख्याल में 90,000 ही है फीस, ठीक है। और ना आपको हॉस्टल फीस पड़ती है 6 महीने की, वो आपको पड़ती है हम्म, 34 तक। हम्म, उसके अंदर 10,000 फिर आप सिक्योरिटी का ऐड करो तो 44, और ना पर मंथ अपना कहते हैं तकरीबन 7,000 ना मेस का बिल है, हम्म, ठीक है। तो ना आपके ना साल के आप लगा लो 3 लाख तो मतलब है, सही हो गया। ओवरऑल 3 लाख बाकी तो आपको माहौल तो लग। वैसे बेस्ट होता है, हमने मैथ्स हमारा बिल्कुल A1 अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, और हॉस्टल भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह A1 होते हैं। तो हाँ, अब मुझे ये बताओ कि हसन, आपने सिविल इंजीनियरिंग चूज़ किया, आपने स्टूडेंट्स को तो सब बता दिया कि क्या हिसाब होता है डिफरेंट इंजीनियरिंग का, और हर बंदे की अपनी चॉइस होती है कि वो जो भी ज्वाइन करना चाहे। आपने सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन की, आपका पैशन क्या है, आपका नेक्स्ट गोल क्या है, आपने सिविल इंजीनियरिंग क्यों चूज़ की? यार मेरा ना पर्सनल इंटरेस्ट ना मैथ्स और फिजिक्स में बहुत, हम्म, ठीक है। मतलब मुझे ना पसंद है मैथ्स और फिजिक्स, मैं ना लगा के करता था, तो मतलब मुझे मजा आता है वो करने में। तो मैंने इंजीनियरिंग इसलिए चूज की थी। मेरा उस वक्त दिमाग में कोई नहीं था कि मैं सिविल करनी है, मैकेनिकल करनी है, सॉफ्टवेयर करनी है। सॉफ्टवेयर की तरफ थोड़ा सा मेरा वो ना रुझान था। बट मतलब जब मैंने ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी ना कि कहते हैं पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री में कभी भी ना ये कंस्ट्रक्शन तो रुकने नहीं वाली। जो कुछ हो जाए पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन कभी नहीं रुकनी। तो ना सबसे जो सेफेस्ट ऑप्शन है वो सिविल हम्म, था मेरे लिए। हम्म, करना करने को मैं सॉफ्टवेयर कर सकता था, लेकिन मुझे सेफेस्ट जो लगा अपने हिसाब से, तो मैं सिविल लगा। हम्म, सही हो गया। सो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क है? यार सिविल इंजीनियरिंग और आर्टिकल इंजीनियरिंग में हाँ, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क है? तो दोनों सेम चीज़ है, सिविल इंजीनियरिंग और नहीं, आर्टिफिशियल एक्चुअली इंजीनियरिंग में मेरे ख्याल फर्क में है। जो आर्किटेक्चर होता है वो आर्ट्स की एक साइड है, और जो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है वो सिविल इंजीनियरिंग की एक फील्ड है। हाँ मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ कि ना एक हाँ। चीज़ आती है सिविल के अंदर, एक चीज़ आती है मतलब एक आपको पढ़ाया जाता है साडा के अंदर, और जो वो आर्ट्स का BS डिपार्टमेंट है, आर्किटेक्चर होता है, हाँ हाँ। वो बेस आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। वहाँ के ना कहते हैं मतलब कोर्स सेम है। मुझे ना हम्म, कहते हैं जब हमारी रोटेशन पे याद करो, हमें एक सीनियर ने बताया था कि कोर्स दोनों का सेम है। ओके। लेकिन ना कहते हैं उधर ना कहते हैं आपको ज़्यादा ना मैथ्स पे, हम्म, मेरे जो ना ज़्यादा जो दोस्त थे हॉस्टल में, वो ना 24 घंटे का मतलब जब उनको टास्क मिलता वो ना बैठ के ना ड्राइंग करते थे। कभी हम्म, सर्कल बना रहे हैं, कभी लाइन्स बना रहे हम्म, हैं, तो मतलब हम्म, उनका उनका मैथ्स की तरफ जो है ना वो कहते हैं ज़्यादा है। और एक्चुअल जो कहते हैं ना सिविल इंजीनियरिंग का, जैसे हम जैसे ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, हम मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल सीमेंट सीमेंट पढ़ते हैं, कंक्रीट पढ़ते हैं, ये चीज़ें वो लोग इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ते। वो लोग पढ़ते हम्म। हैं कि मतलब डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं मोस्टली। डिफरेंस ये होता है कि वो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, उनका हाँ काम होता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग, उसे हम, हाँ ये सही कह रहे हो, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कह सकते हैं। और जो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग होती है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती है, उसमें आपने जो बिल्डिंग होती है उसकी आर्किटेक्चर को स्टडी करना होता है, उसमें फोर्सेस किस तरह से हैं और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरह से, ये चीज़ें इसमें आप डील करते हैं। मतलब ये दोनों जैसे कोई भी बिल्डिंग है ना, वो दोनों के हम्म, बगैर नहीं बन सकती, दोनों एक साथ काम करेंगे, डिजाइन हम्म, भी आएगा उसके अंदर, और जो कहते हैं उसके जो पीछे मैकेनिक्स है वो सिविल हम्म, इंजीनियरिंग करेगा। हम्म। चलो ठीक है आसान, हमने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिया। अब लास्ट में बस आप इस बात पे एक मिनट, एक और क्वेश्चन आया, हाउ मच इंडस्ट्रियल एक्सपोजर वन कैन गेट एट नस्ट? वो ओके,
Next, industry linkages, internship opportunities for हाँ graduates. टेल देम के इंडस्ट्रियल एक्सपोजर कितना होता है, आपकी ग्रूमिंग कैसे होती है, और इंटर्नशिप और लिंकेजेस की अपॉर्चुनिटीज कितनी होती है यार, इनमें से? ग्रूमिंग की पहले मैं बात करता हूँ क्या ना, सोसाइटीज का बहुत यहाँ पे ना सिस्टम है, स्कोप है। हम्म, हम्म, मुझे ना एक दोस्त कह रहा था कि ना 365 डेज है ना, आपको 365 से ज्यादा इवेंट्स मिलेंगे नस्ट में। कम से कम कोई 50 सोसाइटीज तो है नस्ट में, कम से कम जितने अच्छा, हमने एक्सप्लोर किए, हम्म, उसके अलावा भी बहुत होंगी। ठीक है, तो ना कहते हैं आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, आपको मतलब अपॉर्चुनिटी के साथ भी आप इंटरेक्शन करने का बहुत मौका मिलता है, आप हम्म, उस वाले से भी ग्रूम हो जाते हो। और जो इंडस्ट्रियल आपको एक्सपोजर है ना, नस्ट पे यार ना कहते हैं जॉब फेयर्स लगते हैं। हम्म। ठीक है, कंपनीज खुद आपके आपको आपको अभी अभी जॉब कुछ अर्सा देती है। पहले लगा था एक अभी कुछ जॉब ऐसे पे। लगा था। हम्म, ठीक है, वो तो कहते हैं आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन, वो तो कोरोना की वजह से हुआ, लेकिन मतलब काफी मशहूर है नस के जॉब फेयर। हम्म, और ना हम्म। नस का ग्रेजुएट अगर किसी का सुना है मैंने, इनकी ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, मेरा पहला साल है, लेकिन इंटर्नशिप मिल जा जाती है। नहीं, इंटर्नशिप्स का ये सीन है ना कि हमें तो आपको भी पता है कि हमें मेल्स आती रहती हैं, बाकायदगी से हाँ, मेल्स आती हैं। मतलब हमें और अभी अभी मेल्स आती है, मतलब हमारा अभी हम्म, मतलब हम कर भी नहीं सकते अभी, अभी लेकिन हम फिर फर्स्ट भी। सेमेस्टर में हैं, अभी से ही हमें मेल्स आना शुरू हो गई हैं कि आप ये स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है, ये इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है, ये अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी है। और मेरा हाँ सीनियर से काफ़ी इंटरेक्शन है, तो मुझे पता है वो बताते रहते हैं कि आपको वो खुद ही सारी चीज़ें गाइड करते रहते हैं कि यहाँ यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके हाँ, अ, जैसे नरोज ने बात की सीनियर्स की, सीनियर्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं सोसाइटीज में, मतलब हम्म, आपको गाइड करते हैं काम सीखना। मतलब आप सोसाइटी में, मतलब ये नहीं कि आप फारिग बैठे रहोगे, आप कोई स्किल सीख सकते हो, आप मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, आपने मैनेजमेंट करनी है, आपने टीम लीड करनी है, आपने टेक्निकल हम्म, एक्सपर्ट करना है, आपने एचआर करना है, मतलब आपको प्रोफेशनल लेवल पे आपको वो लोग ना एक तरह से ना बहुत ज्यादा ग्रूम हम्म, करते हैं। हम्म। फैजान अली पूछ रहे हैं कि सी एस वर्सेज एस ई विच इज़ बेटर? यार, ये डिपेंड करता है कि आप आगे करना क्या है। अच्छा, हम्म, सीएस जो है ना, वो इंजीनियरिंग नहीं है, हम्म। वो एक तरह से बैचलर्स है। जो ये सॉफ्टवेयर है वो अच्छा, इंजीनियरिंग है। मैंने भी इस बारे में सर्च किया था कि सी एस को जो है ना कुछ यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की कैटेगरी में काउंट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं काउंट करती। मोस्टली नहीं करती, मोस्टली नहीं हम्म, करती। मेरे हम्म, ख्याल में मोस्टली नहीं करती, आई गेस। ठीक है, ऐसे ही है। तो ना लेकिन ना जो सीएस है वो मोर हार्डवेयर बेस्ड है। मतलब सीएस का मेरा एक सीनियर है, तो ना उसको जब मैं काम करते रहता हूँ ना, वो मतलब मोस्टली काम कर रहा होता है सर्किट्स के ऊपर। हम्म, ठीक है, मतलब मशीन लैंग्वेज भी सीखेगा, असेंबली लैंग्वेज भी सीखेगा वो, मतलब एक ओवरऑल बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक हम्म, है, सॉफ्टवेयर सिर्फ मतलब लिमिटेड है सॉफ्टवेयर बनाने तक, कोडिंग तक। पाइथन जावा जो भी कहते हैं लैंग्वेज, सी प्लस सिखाएंगे, वो मतलब मेनली आपको कोडिंग सिखाएंगे। ठीक है, और जो वो है सी एस, उसमें आपको ना कहते हैं सारा का सारा ओवरऑल आपको मतलब एक पूरी जो वास्ट फील्ड है कंप्यूटर हम्म, साइंस की, वो सारी ओके। सिखाएंगे। अच्छा, हुदा जहरा पूछ रही हैं कि एक्सपोजर फॉर मेन कैंपसेस एंड सम कैंपसेस आर सेम और नॉट? यार, मेरा तो एक्सपीरियंस अब तक ना, मेरे उनके ना दोस्त बाकी इस कैंपस में भी गए हैं, नहीं हम्म, सेम नहीं होता। यार, हम्म, जो कि ईएमई है वो सारा मिलिट्री के अंडर है। हम्म, ठीक है, विशालपुर भी मिलिट्री के अंडर है, तो मतलब वहाँ का एक्सपोजर आर्मी के वहाँ मतलब आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से दिस, मतलब वहाँ पे आर्मी वाली रैगिंग होती है। वहाँ ओके, पे वहाँ पे सीनियोरिटी का सीन है सारा, के मतलब ओके, ओके। आपने सीनियर को साहब बुलाना है। जो प्रॉपर आर्मी हम्म, वाला है ना, जो उनके वहाँ पे आधे कैडेट्स होते हैं और हम्म। आधे कहते हैं ना सिविलियंस होते हैं। नहीं, तो अपार्ट फ्रॉम एक्सपोजर। दैट मैं ये बताऊँ, मैंने सीनियर से काफ़ी रब्ता किया था नर्स जाने से पहले, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो सबसे टॉप जो है इनका, वो नर्स एचुअल कैंपस है, क्योंकि वहाँ पे हाँ, आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो इनका मेन कैंपस है, हेड क्वार्टर टाइप है। उसके बाद आता है ईएमई जो कि रावलपिंडी में उसके साथ ही है, उधर भी आपको एक्सपोजर मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना नर्स एचुअल कैंपस में मिलता है। फिर उसके नहीं बाद यार, बाकी कैंपसेज भी वो तो हैं। एक बात है, लेकिन कुछ कुछ लोग ना, कुछ लोग प्रेफर करते हैं मिलिट्री का ना उसको। जैसे कि मेरा हम्म, एक दोस्त था, वो मतलब हम्म, उसने प्रेफर किया था कि मैं ईएमई जाऊँ, ईएमई नहीं वो अलग एमसीएस बात है। जाऊँ। एमसीएस जाऊँ, क्या वो एम सी कह एस। रहा था कि मतलब मेरा पास ना चांस है कि अगर मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ कहते हम्म, हैं एज अ कैडेट, तो मेरे लिए वहाँ हम्म, पे आसानी है। तो ये आपको अलग बात है। तो वो आपको आपको जिस खुद तरह का पर्सनल, एक्सपोजर चाहिए, आप उस तरह का वो करो, फील्ड चूज करो। आपके पर्सनल उस पर डिपेंड करता है ये। हाँ चलो, अब बस लास्ट में हसान इस चीज़ पर कमेंट कर दो कि एक टाइम टेबल फॉर स्टडी और मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बस ये सिर्फ बता दो लास्ट में, और बाकी वी आर डन विद इट। यार, टाइम टेबल इस तरह से ना, रूटीन किस आप तरह से रखनी चाहिए स्टूडेंट्स को भी? यार मैं ना अपनी पर्सनल आपको बताऊं तो मैं तो कहता हूँ आई एम एन आउट, मैं रात को जाता हूँ। ठीक ओके। है, रात को ना 12 बजे मैं उठता हूँ, 8 बजे उठता हूँ, 12 बजे उठता हूँ। ठीक है, और फिर ना सुबह 6 बजे, उस सब सुकून होता है घर में, कोई ना कोई तंग करने वाला होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती।
आराम से चिल होकर मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। और फिर सुबह सोता हूँ। और रात को ना मतलब मैं ब्रेक्स भी ले लेता हूँ बीच में, ये नहीं कि सारा टाइम पढ़ता। मैं अपनी बात करूँ NAT 1 वाले डेज की, जब मतलब प्रॉपर पढ़ाई वाला सीन था मेरा, 1.5 महीना मैंने तैयारी की है बैठ के, तो मैं दिन में 6 घंटे पढ़ता था। मेरा गोल ये था कि मैं ना 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने। बेशक वो अगर वो 2 बहुत छोटे चैप्टर्स हैं तो वो ना घंटे में नहीं तो 2 घंटे में हो जाते थे, लगने को 6 घंटे लग जाते थे। तो 2 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करने हैं यार। देखो ना, फिजिक्स और ना मैथ्स के हैं 42 चैप्टर्स, ठीक है। अगर आप करने पे आओ ना, दिन में 2 चैप्टर करो, तो आपके 20 दिन में आपका सब कुछ हो सकता है, 21 दिन में। सही हो गया। चलो फ्रॉम सही है, ग्राउंड ठीक आप है। सब कुछ कर सकते हो 21 दिन में। दोनों तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग दिन में अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, कुछ लोग रात में अपना टाइम हाँ, टेबल बना वो लेते हैं। वो तो ज़रूरी ये ये है कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं प्रॉपर, और उसमें आप थोड़ा सा रेस्ट को भी अपना टाइम दें, खाने को भी टाइम दें, घर वालों को भी थोड़ा सा टाइम दे दें, लेकिन मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनके बजाय आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हसान, आपने हमें टाइम दिया, और लोगों की गाइडेंस के लिए आपने VS को टाइम दिया बेसिकली। और हम आइंदा भी हो सकता है आपको ऑन बोर्ड लें। और मैं बताना चाहूँगा अपने मेंबर्स को, व्यूअर्स को, कि आगे हम इंशाल्लाह NMD कैट के जो टॉपर हैं उनसे भी सेशन करेंगे, बोर्ड टॉपर से भी सेशन करेंगे, और वो भी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव सेशंस होंगे। आप उनमें क्वेश्चंस कर सकेंगे, आपके क्वेश्चन को एड्रेस किया जाएगा। तो अभी हसान को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और अल्लाह हाफिज़ कहना चाहूँगा। थैंक यू। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो मतलब क्या ना नोज से पूछ लें, क्या मतलब कहते हैं नोज मुझसे, मतलब ये बहुत ही अच्छा बंदा है, हमारी क्लास का CR है, आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगा, इज अ वेरी नाइस गाय। हाँ, कोई भी थैंक यू, क्वेश्चन हो थैंक यू। इसको भी पूछ लें, ठीक है। थैंक यू हसान, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू अल्लाह ऑल ऑफ द हाफिज़। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।